हेलो साथियों, तो कैसे हैं वो साथियों आज हम लोग करने जा रहे हैं घटना चक्र का पॉलिटी का भी घटना चक्र हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा एग्जाम अभी नज़दीक है और सभी सभी सब जितने भी हम लोग चैप्टर हैं सभी एक घटना चक्र में बारी बारी से हम देखेंगे, सभी डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का घटना चक्र। पॉलिटी का घटना चक्र में आज का टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। क्या है? भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। आपसे बस यही एक निवेदन है, आप इसका थ्योरी पहले से पढ़ के आइएगा। यहाँ पे हम लोग ओनली इसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और फिर बारे बारे सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं और जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना में प्रावधान किया गया था? बताइए कौन सा नियम से कलकत्ता में बताइए कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। तो देखिए, रेगुलेटिंग 1773 एक्ट जब पारित हुआ था उस टाइम जो है ना हमारे कलकत्ता में एक न्यायालय का स्थापना किया गया था। उस न्यायालय में एगो सर एलिजा एमपी उसके एक न्यायाधीश थी और तीन को जो है ना उसका एगो सहायक था। कौन कौन थे? चेमेस्टर चेमेस्टर लिमेस्टर और एमपी क्या कहते? चेमेस्टर लिमेस्टर एमपी और एक हाइडे हाइडे चेमेस्टर लिम्पिया, ऐसे को थे, तीन को थे उसका सहायक। ठीक है, और एलिजा एमपीएस के मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे आएगा, बताते हैं। चेमेस्टर हाइडे चेमेस्टर और एक और था, उसका भूल रहे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं भैया, प्रमुख मुख्य न्यायाधीश तो एलिजा एमपी थे, इनके सहायक न्यायाधीश बनना थे। केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छे नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत हुई थी? सूची एक सूची सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट भाषा के उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो नियंत्रण परिषद का स्थापना कब हुई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में हुआ था नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इसका होता है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के ईस्वी में हुआ था। 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इंग्लिश मशीनरियों में भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किससे हुआ था? ये 1813 एक्ट के तहत हुआ था, क्योंकि इस टाइम जो है ना बोला था जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनको जो है ना सभी जितना भी व्यापार कर रहे थे उस सभी पैसे क्या करते उसको बंद करके और सभी कंपनी को भी यहाँ भारत आने का इंग्लिश इंग्लिश के और सभी कंपनी को भारत आने का निमंत्रण मिला था इसी के तहत 1813 एक्ट के तहत। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति बताइए 1833 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 33 इस तरह से इसका बी नंबर आंसर देखिए। नियामक अधिनियम, नियामक रेगुलेटिंग 173 ईस्वी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 ईस्वी में नियंत्रण बोर्ड परिषद की स्थापना हुई थी। चार्टर अधिनियम 1713 ईस्वी में इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली तथा चार्टर अधिनियम 1873 ईस्वी 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संबंधित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू, बिल्कुल भी 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ईस्वी में इसकी नींव डाली थी। परिचयविद एवं अंगलविद विवाद, ये दोनों से सभी जितने भी नहीं सभी से इनका जो है ना अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। ठीक है ना, आइए पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था। पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। ठीक है, 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसका जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके साथ गवर्नर लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थन के लिए नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच पी प्रिंसिपे
और प्राच्य को शिक्षा के समर्थन में नेतृत्व थे। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है। 1813 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट अधिनियम पारित हुआ, उन्होंने उन्होंने उसमें से शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया था। ठीक है, 1823 ईस्वी में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी यह थी कि यह भैया हमारे भारत सरकार में जो 1 लाख रुपया देने के जिम्मेदारी है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने का इसका जिम्मेदारी था। इन्होंने समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे इसके लिए, जिसमें अध्यक्ष कौन था उसका, लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले है इसके हमारे शिक्षा जगत में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जगत में योगदान दिए थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? ये 1813 ईस्वी का एक्ट होगा। 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट अधिनियम में क्या किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना चाय और चीनी का एकाधिकार को छोड़ के बाकी सब एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब यह हुआ कि वहाँ पे पहले जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबका व्यापार कर सकता था और कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 चार्टर एक्ट के नियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और जितने भी अंग्रेजी कंपनी थे वो सभी को आगमन किया गया। वह सभी जन व्यापार करने के लिए भारत को बुलाया गया। ठीक है, चलिए। और 1833 का जब जैसे 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट नियम आता है, उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी है ना, जो भी चाय और चीनी छोड़ा था उसको भी व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर देता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय एवं व्यापार में चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। बिल्कुल भैया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को संशोधित कर दिया था। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं भैया, अभी कहाँ आया था, अभी तो 1858 में आएगा। चलिए, तो इसके अनुसार कौन सही हो गया, एक और दो, दोनों सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था? बताइए कौन सा एक्ट था जिसमें कि भारत अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेने का संभव बनाया था? वो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट नियम था। इसमें देख क्या हुआ था, 1833 ईस्वी की धारा में सर्वप्रथम धारा संख्या 87 थी, जिसमें कि कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देश प्रजा को अपनी धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा उनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पर अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी प्रमुख आधार बनी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्रिटिश ताज का शासन आया था 1858 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह होता है। 1857 विद्रोह के बाद हमारे यहाँ पे 1858 में ताज का शासन आता है। किसका, ताज का शासन आता है। ठीक है, ब्रिटिश शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश के ताज अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब क्या भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना भैया, लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया। राज सचिव का भी पद सृजन किया गया, जिसे भारतीय प्रशासन में संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। भारतीय प्रतिनिधि कानून बनाने में कब, 1861 ईस्वी में शामिल किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास में बम्बई फंसने को पुनः विधायी शक्तियों देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ठीक है, इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिनियम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा भारत में 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, 1892 ईस्वी में भैया भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में बोला पहली बार बजट प्रस्तुत किया। बजट पर बहस करने के लिए भारतीयों को 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है,
परंतु पूरक प्रश्न पूछने पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों का निर्वाचन पद्धति आरंभ किया जाने लगा। जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण प्रशासन दोनों में प्रतिनिधि प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। बोलेगा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया भारत को कब किया था? 1909 के पार्लियामेंटो सुधार एक्ट में किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ाया गया 1909 में न। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय को विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। भैया गुरु इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार का जाना जाता है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 ईस्वी में अपनाई गई थी। ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, अंगल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। केंद्र में बोलेगा केंद्र में द्विसदनीय विधायक का कब होगा? 1919 में। और बोलेगा भारतीय ठीक है मुसलमानों के लिए जो अलग पृथक निर्वाचन किया गया 1909 ईस्वी में। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारतीयों के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब किया गया था भैया? 1919 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम पहली बार उत्तरदायी शासन का स्थापना किया गया। ठीक है। उत्तरदायी शासन का स्थापना किया गया। सभी का प्रयोग किया। इसके अंतर्गत आयोग का गठन किया गया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष था। इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 अब आइए के द्वारा भारत में संघात्मक शासन का सरकार की स्थापना हुई। 1935 के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्त कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। ठीक है। भारत में मुद्रा में साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 ईस्वी में किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं व श्रमिकों को सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय 1937 ईस्वी में स्थापना की गई। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भाग से अलग कर दिया गया था। दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, संप्रभु घोषित कर दिया। इसके वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि को भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट के शब्द का भी समाप्त कर दिया गया 1935 में। ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुआ? 1892 ईस्वी में भारत में पहली बार बहस करने का, बजट पर बहस करने का मिला था। 1892 ईस्वी में। ठीक है। 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के 6 दिन के पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका में प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। 1892 ईस्वी में पहली बार बजट पर बहस करने का भारत को छोड़ दिया गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? बताइए। सांप्रदायिक बताइए, 2 बी नंबर में जाएगा। 1909 में सांप्रदायिक ने मुस्लिम के लिए अलग पृथक निर्वाचन के लिए उसमें कहा था कि ओनली मुस्लिम का अलग, मुस्लिम एक कैंडिडेट खड़ा होगा, उसमें मुस्लिम एक चुनेगा, उसको मुस्लिम एक वोट देगा। समझिए, पृथक निर्वाचन किया गया था 1909 ईस्वी में। आइए आगे आइए। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना की गई? संघीय न्यायालय जस्ट 1935 का हो गया। 1935 आएगा इसमें। 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि 1937 ईस्वी में भारत में सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। 1935 सरकार अधिनियम था और 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की कर दी गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस गेवियर थे। सर मोरिस गेवियर थे किसके? संघीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था भैया? संघीय न्यायालय 1937 ईस्वी में किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन 1935 में किया गया था। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है। और बोलेगा प्रांत में द्वैध शासन तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी प्रांत में द्वैध शासन। प्रांत 1919 में, सॉरी 1919 में क्या होगा? प्रांत में द्वैध शासन। केंद्र में बोलेगा तो 1935 ईस्वी में। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध सदन प्रणाली 1935, केंद्र में 1935, केंद्र में द्वैध सदन बोलेगा 1935, ठीक है। और यहाँ पूछेगा प्रांतों में तो 1919 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ है ना, प्रांत में द्वैध शासन का उपलब्ध 1919 में है, ठीक है। प्रांत में द्वैध शासन 1919 में, केंद्र में द्वैध शासन बोलेगा 1935 में, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है, बताइए। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल भैया ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक संपादित निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, नहीं तो भैया 1990 में कर दिया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, हाँ भैया बिल्कुल, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता किसने किया था भैया। प्रांत प्रांत में किसने, 1919 में, 1980 में। अभी आपको क्या बोले, प्रांत में अगर बोलेगा, प्रांत में द्विसदनीय विधायिका बोलेगा, द्विसदनीय शासन व्यवस्था बोलेगा, तो 1919 के तहत। अगर बोलेगा केंद्र में बोलेगा किसके तहत, केंद्र में किसके तहत बनाया, केंद्र में बनाया जाएगा 1935 के तहत, 1935 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब, 1919 ईस्वी में पहली बार बनाया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया, केंद्र में कौन सा एक्ट बताइए, केंद्र केंद्र के लिए 1935, 1935 कहाँ गया, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका बनाया गया था केंद्र में, अगर ऑप्शन है 1961 मानेंगे ना। 1961 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, बताइए। हाँ, केवल 2 सही हो जाएगा, 1 गलती हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नीचे इसका। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अविहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या बोलता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अविहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों के महिलाओं के लिए ही था भैया, सीमित वर्गों के महिलाओं के लिए ही था, तो सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है, ठीक है। ये संबंध सीमित महिलाओं पे था, ठीक है ना। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिला वर्ग, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे, हाँ बिल्कुल भैया सही बात है। भड़का देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, बताइए। एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया था, हाँ भैया बिल्कुल किया था। 1919 में नहीं, इससे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए अलग से प्रावधान किया, जिसमें सत्येंद्रनाथ बोस प्रथम बार हमारा अथी बना था, क्या कहते हैं, ये बना था इसका भारतीय सिविल सेवा में गया था, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 ईस्वी में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, हाँ भाई बिल्कुल सही था, दोनों सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था, ठीक है। 1855 ईस्वी हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी थी। भारतीयों को लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप में 1922 ईस्वी में आईपीएस की परीक्षा भारत में होने प्रारंभ हो गई, ठीक है। इलाहाबाद तथा भारत में, बाद में दिल्ली में, पहले इलाहाबाद में फिर बाद में दिल्ली में। 1930 ईस्वी का दशक के अंत में यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा का कम हो गई। अंततः इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 तक हुआ था, बताइए कौन सा हुआ था। 1935 से मुकाबले ए और सी दोनों आया, 1945। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। वर्ष में 26 ईस्वी केंद्रीय विधानसभा में चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। बोला 1919 के तहत कौन कौन सा ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में चुनाव हुआ था, तो 1926 और 1945 में, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायक का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो वही 1945 हो जाएगा, कौन है 1945।
अंतिम निर्वाचन बोलेगा 1919 के तहत कब कब वोट हुआ था, पहला वो इलेक्शन हुआ था 1926 में, दूसरा इलेक्शन कब हुआ था भैया 1945 ईस्वी में, ठीक है। आइए वो अंतिम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, बताइए राष्ट्रपति को अध्यादेश जो निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कौन सा अध्यादेश से आया, समझे। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बोला गया कि भैया हम लोग राष्ट्रपति पे भी अध्यादेश लगा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया, तो बताओ संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता कौन सा संविधान, कौन सा अधिनियम के तहत, बताओ 1935 के तहत। 1935 के तहत क्या संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया गया, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया गया क्या 1935 के तहत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में संवैधानिक में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन बताइए, इनमें से किन उल्लेखित योजनाओं पर आधारित था, बताइए किसमें 1935 में क्या हुआ, केंद्रों में द्विसदनात्मक लाया था कब 1935 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। ये इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। हाँ भाई बिल्कुल था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों का आवंटित किए गए थे, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये नहीं था भैया। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र शासन प्रणाली लगाया गया था, हाँ भाई बिल्कुल सही। एक संघ या व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, बताइए द्वैध शासन केंद्र में 1935 में। केंद्र में अगर बोलेगा द्वैध शासन तो 1935 में, प्रांत बोलेगा 200 द्वैध शासन तो भैया 1919 ईस्वी में, ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान बताइए अखिल भारतीय 1935 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन का व्यवस्था किया गया, संघीय शासन व्यवस्था किसमें आ गया था 1935 में। 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसके द्वारा दी गई, अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी 1935 में, अवशेष गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है, बताइए कौन सा है। देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है, वह देश के लिए लिखित संविधान होगा, ठीक है। कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, ठीक है। 1935 में क्या था, देश के लिए लिखित संविधान नहीं था, ठीक है। यह भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किया क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। सबसे प्रथम क्रिप्स मिशन में लिखा गया कि भैया भारत में एक लिखित संविधान होना चाहिए एवं अन्य 3 विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, हाँ भैया इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता तो नहीं मिली थी इसके, लेकिन प्रमुख स्रोत जरूर है, ठीक है। ये नंबर सबके बाद सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भाषा से अलग हुआ, 1935 से बाद अलग हो गया, ठीक है। दोस्तों ये आज का था हमारा टॉपिक था, पॉलिटी का टॉपिक था। इनमें से आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, पढ़ते रहिएगा मन लगा के। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे पॉलिटी में संविधान सभा एवं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।